गुलरेज और एक बार फिर आपके सामने हमेशा की तरह एक अपनी स्पेशल गेस्ट के साथ हाजिर हूँ। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, हमारे इस इंटरव्यू सेशन का जो मकसद होता है वो ये होता है कि हम अपने तमाम खसूसी अफराद की जो सक्सेस स्टोरीज हैं उनको सामने लेके आए। उनकी जितनी भी जदोजहद है जिंदगी के सफर में उनको भी हम हाईलाइट करें। ना कि सिर्फ चंद अफराद की, बल्कि उन तमाम अफराद की जिनकी आज से पहले कभी कहानी को हाईलाइट नहीं किया गया। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि हम पाकिस्तान के तमाम कोने से, तमाम सूबों से जो है वो मुख्तलिफ खसूसी अफराद की जो है सक्सेस स्टोरी आपके सामने लेके आए और इंशाल्लाह हम आगे भी लाते रहेंगे। तो आज मैं जिस खसूसी गेस्ट से आपको मिलवाने जा रही हूँ, अपनी स्पेशल गेस्ट से मिलवाने जा रही हूँ, उनका नाम है सफीना खालिक। सफीना खालिक का ताल्लुक गुजरात के गांव से है और वो जो है ग्रेजुएशन कर रही है। इसके अलावा वो लिविंग इंडिपेंडेंट लिविंग सेंटर में क़याम पसीर है और इसके अलावा वो उनको स्पाइनल कॉर्ड कैंसर है। इसके अलावा जो है सफीना जो है वो जॉब भी कर रही है और इसके अलावा जो कुछ भी वो कर रही है मजीद उन्हीं से पूछेंगे, उनकी कहानी उन्हीं की ज़बानी सुनेंगे। अस्सलाम वालेकुम सफीना, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम मैम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक। जी सफीना, जैसा कि मैंने आपके तारुफ में बताया कि आपका ताल्लुक गुजरात के गांव से है और आप लिविंग इंडिपेंडेंट लिविंग सेंटर में अपनी जो है वो जिंदगी बसर कर रही है। इसके अलावा ये कि आपको स्पाइनल कॉर्ड का कैंसर हुआ। तो सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी सफीना कि आपको स्पाइनल कॉर्ड के कैंसर का कब मालूम डायग्नोज हुआ? मैम मेरी एज उस टाइम 13 साल थी जब मुझे पता चला कि मेरी बैकबोन में ट्यूमर है। तो उसमें उस दौरान मेरे पास दो ही ऑप्शन थे, एक तरफ तो मेरी मजदूरी थी और एक तरफ ये था कि मैं कोमे में जा सकती हूँ या मैं मौत के मुंह में जा सकती हूँ। तो मेरी फैमिली ने मेरी मजदूरी को चुना और उसके बाद मेरा ऑपरेट करवा दिया और उसके बाद मैं व्हील चेयर पे आ गई। तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, इस चीज़ को फेस करना। जब मैंने अपने आप को देखा और मैं समझती थी कि शायद मेरी डॉक्टर्स ने टांगे वगैरह काट दिए, क्योंकि मेरी एकदम फीलिंग्स का चले जाना मेरे लिए इस चीज़ को बहुत मुश्किल था। लेकिन जब मैं देखती थी कि टांगे बिल्कुल साथ है, लेकिन फिर भी मैं अपनी फैमिली से पूछती थी, अपने बाबा से पूछती थी कि मैं बाहर कब चलूँगी? मुझे क्यों ऐसे वो मैं व्हीलचेयर इस पे बैठ गई हूँ बेड पे। तो वो मुझे यही कहते थे कि नहीं, आपको मेडिसिन का असर है, इसलिए आपकी जो टाँगें हैं वो सुन्न है, ठीक हो जाएँगी वक़्त के साथ-साथ। अच्छा सकीना, जैसा कि अभी आपने बताया कि डॉक्टर्स ने आपको दो ऑप्शंस दी थी कि अगर आप ऑपरेशन नहीं करवाएंगी तो आप कोमा में चली जाएंगी, अगर करवाएंगी तो पैरालाइज हो जाएंगी। तो एक वक्त में दो मुख्तलिफ फैसले करना और बड़ा चैलेंज को फेस करना, क्या सोचा उस टाइम के अब सब खत्म हो गया है या कोई उम्मीद की किरण बाकी थी आपने? क्या आपको लगा कि नहीं इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा, पॉजिटिव रही? उस सिचुएशन को आपने कैसे कोप किया? उस सिचुएशन को मैम मैंने फैमिली की सपोर्ट थी साथ और मैंने बस अल्लाह पे छोड़ दिया। मैंने कहा वो जो भी करेगा मेरे लिए बेहतर करेगा और मैं फिर इस बात पे राज़ी हो गई कि ठीक है, मैं ऑपरेट करवा लेती हूँ, क्योंकि अल्लाह अपने बंदे के साथ कभी भी बुरा नहीं करता। वो 70 माओं से भी ज़्यादा प्यार करता है अपने बंदे से। जी, बिल्कुल। अच्छा सबीना, ये बताइए जैसा कि आप इंडिपेंडेंट लिविंग सेंटर में क़याम पसीर हैं, तो क्या इसके पीछे आपके वालिदैन का था कि उनका डिसीजन था कि आप इंडिपेंडेंट लिविंग सेंटर में हैं, या आपका अपना डिसीजन था कि आपको अपनी फैमिली से अलहदा होके इंडिपेंडेंट लिविंग सेंटर में रहना चाहिए? मैम इसमें आप दोनों का समझिए। जब स्टार्ट में मैं ऐसे हुई, जब मैं मतलब डिप्रेशन में जा रही थी, जब मैं उधर निरम हॉस्पिटल में आई रिहेबिलिटेशन सेंटर में, तो वहाँ पे मैंने इस चीज़ को नेगेटिव लिया कि शायद मैं इस तरह हूँ, इस वजह से मेरी फैमिली जो है मुझे इधर छोड़ के जा रही है। लेकिन आज मैं इस चीज़ को एग्री करती हूँ और मैं शुक्र भी अदा करती हूँ खुदा का भी और अपनी फैमिली का भी कि उनके इस फैसले ने मेरी पूरी ज़िंदगी को चेंज कर दिया, क्योंकि मुझे अपनी ज़िंदगी नए सिरे से स्टार्ट करनी थी। एकदम चलते फिरते व्हीलचेयर पे आ जाना बहुत मुश्किल हो जाता है इस चीज़ को एक्सेप्ट करना। तो यहाँ पे अभी जैसे इंडिपेंडेंट लिविंग ट्रेनिंग सेंटर में हूँ, इसमें मैं अपनी खुशी से आई हूँ। मैंने खुद डिसीजन लिया कि मैं अपने जैसों के लिए कुछ करूँ। यहाँ पे मैं ट्रेनिंग दूँ। मैं इधर यहाँ पे स्पाइनल इंजरी हैं लड़कियों को ट्रेनिंग भी देती हूँ और साथ साथ उनसे सीखती भी हूँ
और साथ साथ अपनी जॉब भी कंटिन्यू की हुई है और साथ साथ स्टडी भी कर रही हूँ। तो जॉब कहाँ पे करती हैं आप? मैं नॉर्थ पास इमिग्रेशन में होती हूँ, कैनेडियन इमिग्रेशन में एडमिनिस्ट्रेटर की पोस्ट पे हूँ। बहुत जबरदस्त। अच्छा, इसके अलावा ये बताइए सकीना कि आप ये जो इंडिपेंडेंट लिविंग सेंटर है ये कहाँ पे वाक़या है? जैसा कि हमारे तमाम साथी जो है ख़ुसूसी अफ़राद हमारा इंटरव्यू देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, तो वो भी चाहे अगर कोई चाहता हो और कोई किसी का ताल्लुक गाँव से हो तो और वो इंडिपेंडेंट लिविंग सेंटर में रहना चाहे तो प्लीज़ उसके लिए बता दीजिए कि वो कहाँ पे वाक़या है और कौन रन कर रहा है? जी मैम, ये इधर रावलपिंडी में है, लाइन 7 के अंदर है। और इसको जो रन करे वो मैम नुशाबा हैं, डॉक्टर नुशाबा मलिक, सोशल सिक्योरिटी में होती हैं वो, रेडियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट में हेड हैं वो। इसको सारा रन कर रही है और वही उन्होंने हमारे लिए मतलब एसेसिबिलिटी वाला मतलब कि एसेसिबल हमारे लिए हर चीज़, किचन, वॉशरूम, हर चीज़, रूम, मतलब हर चीज़ जो है ना हमारे लेवल के मुताबिक है कि हम यहाँ पे इजीली मूव हो सकते हैं और सब कुछ कर सकते हैं। ओके, तो ये इंडिपेंडेंट लिविंग सेंटर में आपको कुछ स्किल्स भी सिखाई जाती हैं? जी मैम, स्किल्स भी सिखाई जाती हैं और साथ साथ हम सब स्टडी भी कर रहे हैं और कोर्स वगैरह भी कर रहे हैं। बाय दूसरे सेंटर में भी जाते हैं, यहाँ पे भी टीचर वगैरह आते हैं सिखाने। अच्छा, गुड। इसके अलावा ये बताइए सकीना कि आप एजुकेशन भी अपनी हासिल कर रही हैं साथ-साथ, तो आपको किसी किस्म की मुश्किल पेश नहीं आती? आप स्किल्स भी सीख रही हैं, अब सिखा भी रही हैं और इसके अलावा आप जॉब भी करती हैं, तो कैसे टाइम मैनेज करती हैं इतनी चीज़ों के लिए? जी मैम, टाइम मैनेज करना हो तो मतलब कि हर एक चीज़ का एक टाइम मैनेज करना पड़ता है। जब इंसान कोशिश करता है तो टाइम भी मैनेज हो जाता है। तो सबसे जो पहली चीज़ है वो हमें एक्सेसिबिलिटी की आती है कि जब हम कहीं जाते हैं तो ट्रांसपोर्ट का इशू होता है सबसे पहली चीज़। और दूसरा, कोई ऐसी बिल्डिंग होती है जहाँ पे स्टेयर्स वगैरह होती है और हमारे लिए वहाँ पे जाना मुश्किल होता है और हमें व्हील चेयर को फिर लेके आना जाना, फिर वहाँ पे जाने से थोड़ा वो हम लोग कतराते हैं कि कैसे जाएं। तालीमी सफ़र में आपको किन-किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? मैम से वहाँ करना पे भी पड़ रहा है? क्योंकि जी। जी जी वो बिल्कुल पड़ रहा है, करना पड़ रहा है। स्टार्ट में तो जब मैं थी उस टाइम तो मेरे पास पेशेंट व्हील चेयर थी, मुझे तो इतना व्हील चेयर का आइडिया भी नहीं था हुँ, कि। और तब मैं उधर ही गुजरात में गांव में स्कूल था, वहीं पे मैं जाती थी। हुँ, और लेकिन उन्होंने मेरे लिए वहाँ पे स्टेयर्स थी, लेकिन जब मैंने वहाँ पे एडमिशन लिया क्योंकि मैं बचपन से वहीं से पे पढ़ रही थी, तो उन्होंने मेरे लिए एक्सेसिबल बनाया। लेकिन जहाँ पे मेरा सेंटर था मैट्रिक के बाद, मैट्रिक में पेपर देने का, तो वहाँ पे मेरे लिए मुश्किल का ये सामना करना पड़ा कि वहाँ पे स्टेयर्स थी। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मुझसे नीचे आप पेपर ले लें फर्स्ट फ्लोर पे, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, आपको ऊपर ही आना पड़ेगा अगर आपने पेपर देने हैं। तो मैंने 7 पेपर दिए। तो मैंने मुझे मेरी फैमिली उठा के लेके जाती फिर लेके आती। तो इस चीज को हमें मैं कहती हूँ कि मतलब होना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, हमारे यहाँ ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि हमें उन जी चीज़ों जी के लिए फ़ोर्स किया जाता है जो इंसान कर ना सके और जी। ये हमारा अनफॉर्चुनेटली ऐसा है। अच्छा, इसके अलावा ये बताइए सकीना कि आपको ज़िंदगी के तमाम सफ़र में, तालीमी सफ़र में और इंडिपेंडेंट लिविंग सेंटर में जो जैसे कि आपके यहाँ पज़ीर हैं, इन तमाम चीज़ों के पीछे मोटिवेशन के पीछे किसका हाथ है? हाँ, ये मोटिवेशन मेरी के मतलब तो फैमिली ये हो का सकता है कि आप जी जी। अलग रहो और साथ-साथ जॉब भी कर रही हैं, पढ़ा भी रही हैं, सॉरी स्किल्स भी सिखा रही हैं और पढ़ भी रही हैं। तो एट अ टाइम बहुत सारे काम कर रही हैं और इंडिपेंडेंट लिविंग सेंटर में अपनी लाइफ गुज़ार रही हैं। तो यकीनन ये बहुत बड़े डिसीजन होते हैं लाइफ के, तो इसके पीछे किसी की मोटिवेशन तो ज़रूर होगी। जी मैम, सबसे पहले मेरी फैमिली की, मेरी फ्रेंड्स की, स्पेशल फ्रेंड्स की, जब मैं बाहर निकली मैंने देखा कि ये सब कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती। और मेरे बाबा ने मुझे स्टार्ट में एक बात कही, मैं रोती होती थी बहुत ज़्यादा, तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा, अगर आप रोती रहोगी ना तो सब आपका साथ छोड़ देंगे, अगर आप हिम्मत करोगी तो देखना सब आपका साथ देंगे। तो वो, मैं जब भी कभी अब डिसहार्ट होती हूँ तो उनकी ये बात ना मेरे दिल में आ जाती है और मैं कभी भी फिर डिसहार्ट नहीं होती। मैं कहती हूँ नहीं, मैंने हिम्मत करनी है, जो तकलीफ है वो नसीब में लिखी है, वो तो मिल के रहनी है। तो हम क्यों ऐसे डिसहार्ट होकर के जिए, हम लोग इंजॉय करके जीना चाहिए हमें। गुड, बहुत अच्छी बात है। अच्छा सफ़ीना ये बताओ कि सोशलाइज़िंग करती हैं आप, करती हो या इंट्रोवर्ट हो, अकेले बैठी रहती हो खुद में? जी मैम, करती हूँ, मैं एनजीओ के साथ भी हूँ, अच्छा। रीऑर्गेनाइजेशन के साथ। जी जी, एज अ ट्रेनर वहाँ पे काम कर रही हूँ, वॉलंटियर। दैट इज़ गुड, दैट इज़ गुड। और फ्रेंड्स वगैरह भी खूब हैं? जी मैम, वो बहुत बनाती हूँ।
है ना? गुड। अच्छा, ये बताइए कि फारिग औकात में क्या करती हैं आप? फारिग औकात में मैम टाइम नहीं मिलता, लेकिन जब मिलता है तो फिर मैं कुरान पाक पढ़ लेती हूँ। वैसे भी पढ़ती हूँ, लेकिन उस टाइम में ना ऐसे सुकून सा मिल जाता है पढ़ के। बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा सबीना ये बताइए कि जब आप मुख्तलिफ प्लेटफ़ॉर्म पे यकीनन जाती होंगी, आप सोशल वर्कर भी हैं, तो सबसे ज़्यादा आप क्या समझती हैं कि कौन-सा मसला जो है फिज़िकल डिसेबल को सबसे ज़्यादा फेस करना पड़ता है? कौन-सा इश्यू है ऐसा जिसको हमें सबसे ज़्यादा फ़ोकस करने की ज़रूरत है? और ताकि हम ना कि सिर्फ़ उसको फ़ोकस करें बल्कि हम उन तमाम मसाइल को हल करवाने की कोशिश भी करें। सबसे जो पहली चीज़ है वो मैम ये कहूँगी कि बिल्डिंग एक्सेसिबल होनी चाहिए, ठीक है। बिल्कुल। सेकंड नंबर पे ट्रांसपोर्ट का इशू होता है। हुँ, और थर्ड नंबर पे कुछ लोगों की सोच ऐसी होती है, मेरे साथ अभी 2 दिन पहले ऐसा हो चुका है कि मतलब कुछ लोग ये सोचते हैं कि ये डिसेबल हैं तो ये मतलब ऐसे भीख मांगे या मतलब ये वेल ड्रेस ना हो, बस जैसे किसी को तरस की निगाह से देखा जाता है बिल्कुल। ऐसे बन के रहें। मैं हुँ, यूनिवर्सिटी में गई, वहाँ पे जब मैं गई और मैंने व्हीलचेयर के लिए फॉर्म अपना वो एप्लीकेशन जमा करवाई हुई थी, रेगुलर स्टूडेंट के लिए थी, तो वहाँ पे उनका नाम तो मुझे नहीं पता कि क्या था, लेकिन मुझे उन्होंने देख के कहा कि आपको क्या मसला, आप तो बिल्कुल ठीक हैं, आप तो ना पोलियो पेशेंट लगती है ना स्पाइनल कार्ड पेशेंट लगती है। मैंने कहा सर मेरी आप रिपोर्ट चेक कर लें या मेरा जो सर्टिफिकेट है डिसेबल सर्टिफिकेट वो चेक कर लें। वो कहते नहीं आपको तो ज़रूरत नहीं है, आप डिजर्विंग नहीं है। मैंने कहा सर उस पे तो डिजर्विंग का कोई जिक्र नहीं था, हुँ। उस पे तो जस्ट ये था कि रेगुलर स्टूडेंट कर सकते हैं अप्लाई। सही, तो सही इस चीज बिल्कुल। को मैं कहूंगी कि ये मतलब हमारे कुछ यहाँ लोग होते अनफॉर्चुनेटली हैं। और भी चीज़ है कि हमारे यहाँ लोगों का थोड़ा-सा नेगेटिव बिहेवियर समटाइम्स हो जाता है। सब ऐसे नहीं होते बहरहाल लेकिन कुछ अफ़राद जो हैं वो इस तरह की बात कर जाते हैं। अच्छा लेकिन जब आपको उन्होंने ये कहा तो आप तो व्हीलचेयर पे हैं, फिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा? मैम मुझे नहीं पता कि उन्होंने ऐसे क्यों कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि आप तो नहीं लगती हमें, पता नहीं आप क्यों इस पे बैठ के आ जाती हैं। मुझे इस चीज पे हैरत भी हुई, मतलब जी। हंसी आती है और हाँ, मतलब दुख भी एग्ज़ैक्टली लगता है बिल्कुल, कि बिल्कुल हाँ। कोई शौक से नहीं बैठता, हाँ, बिल्कुल। किसी का दिल नहीं करता कि व्हीलचेयर पे हाँ। बैठे। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एनी हाउ ये चीजें तो फिर एक सोसाइटी का हिस्सा होती हैं और इनको ही हमें कोप करना होता है। अच्छा इसके अलावा ये बताओ कि वैसे ओवरऑल आपकी टीच का और आपकी फ्रेंड्स का आपके साथ रवैया कैसा है? पॉजिटिव बिहेवियर है क्या? आपको कभी किसी ने अपनी बात से एहसास दिलाया हो कि नहीं कभी आपके साथ तो कोई प्रॉब्लम है, तुम्हारे साथ तो ये मसला है और आपको लगा हो कि आपके नहीं लिए मैम, बिल्कुल फिट है? मैं तकरीबन 2 ईयर प्राइवेट हॉस्टल में भी रही हूँ। जब मैंने कंप्यूटर का कोर्स किया नेशनल ट्रेनिंग सेंटर फॉर स्पेशल पर्सन से इस्लामाबाद से, वहाँ पे भी मैंने इस चीज़ को फील नहीं किया। हम्म, फील क्यों नहीं किया कि हाँ, मैं पॉजिटिव सोचती थी, मतलब कि मैं उस तरफ जाती ही नहीं थी। और यहाँ पे जब आई हूँ, यहाँ पे तो सब स्पेशल फ्रेंड्स हैं, तो मतलब यहाँ पे रह के मतलब और भी ज़्यादा अच्छा लगता है कि हम सब एक दूसरे की प्रॉब्लम को समझते हैं, क्योंकि हम सब एक प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, हम बिल्कुल सबकी प्रॉब्लम सेम है। सही, सही। इसके अलावा आखिर में आप ख़ुसूसी अफ़राद को क्या पैगाम देना चाहेंगे? दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जी मैम, मैं उनको यही पैगाम देना चाहूँगी मैम कि वो हिम्मत ना हारें, मेहनत करें। हुँ, हुँ, मेहनत करेंगे तो उनकी मेहनत कभी भी रायगा नहीं जाएगी, वो एक ना एक दिन ज़रूर काम आएगी। हुँ। और मैं इस शेर के साथ इजाज़त चाहूँगी। खुद ही को कर बुलंद इतना, हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या जैसा है। बहुत खूब समीना, बहुत खूब। बहुत शुक्रिया सकीना आपने हमें टाइम दिया। आज मैं इजाज़त चाहूँगी और फिर किसी स्पेशल गेस्ट के साथ दोबारा हाज़िर होंगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।